हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं लेके आ गई हूं क्लास 10th के लिए मनी एंड क्रेडिट चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स का। तो बेटा जी, सबसे पहले तो चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके नाम को समझ लेते हैं कि मनी क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। चैप्टर का नाम तो बहुत आसान है भाई। मनी का मतलब हो गया बेटा जी पैसा, और क्रेडिट का मतलब हो गया क्रेडिट। बेसिकली इट्स अ फैंसी नेम ऑफ लोन्स। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट्स में मतलब इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। हम तो आपको एक शॉट में ही पढ़ाएंगे। पैसे के बारे में हम पहले इसको समझेंगे कि पैसा है क्या, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे पैसे को जवानी चढ़ी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे लोन्स के बारे में, यानी कि क्रेडिट के बारे में, कि हम कहाँ से लोन्स ले सकते हैं, कैसे लोन्स ले सकते हैं, लोन लेने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं प्रोवाइड करने के लिए। तो बस सिंपल सा चैप्टर है, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक के साथ आई विल एक्सप्लेन कि इसमें से बच्चे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मनी एंड क्रेडिट। और जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले समझते हैं मनी को। तो देखिए बेटा, मनी एक ऐसी चीज है जो हमें हमारी डे टू डे लाइफ में चाहिए होती है। सुबह हम उठते हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, तो हम जेब में पैसे लेके जाते हैं, क्योंकि बाय चांस जैसे आप बस पे जा रहे हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, या आपको वहाँ पे बच्चे कुछ खा रहे हैं, आपका मन कर गया, तो आप 10-20 रुपीज़, हर एक का अपना अपना हिसाब है, आप लेके जाते हैं कि फॉर मिस हैपनिंग मम्मी पापा क्या करते हैं, बैग में डाल देते हैं कि बेटा नहीं, अपने पास रखो, चाहे खर्च मत करो लेकिन रखो। तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं बेटा, अपने पास पैसा लेके चलते हैं। मैं सुबह सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तब भी मैं अपने पास पैसे लेके जाती हूँ कि बाय चांस वो कुछ मांग ना ले, कुछ रिक्वायरमेंट ना हो, कुछ स्कूल में ना बोल दे, तो हम अपने पास पैसा रखते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है पैसा हमारे लिए। तो देखिए, द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो रोज की लाइफ के लिए मनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए काम आता है, यानी कि खरीदना और बेचना, इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। आप मार्केट में जाते हो, आपको चिप्स का पैकेट चाहिए, आप क्या करते हो, पॉकेट से 20 रुपीज निकालते हो और आप उनसे लेस का पैकेट, चिप्स का पैकेट ले लेते हो। तो यानी कि आपने पैसा दिया और आपने उनसे कुछ खरीद लिया। और वहीं अगर आप उनके रिस्पेक्ट से देखो, तो उन्होंने आपसे पैसा लिया और आपको कुछ बेच दिया। तो इन दोनों ही चीजों में पैसा एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी। अब देखो, ये तो गुड्स हो गए, अब इनटैंजिबल चीजें भी तो है, सर्विसेज। आप स्कूल जा रहे हो, वहां पे आप फीस दे रहे हो, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको अपना टाइम दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो उसके लिए भी तो आप पैसा दे रहे हो। तो बेसिकली गुड्स के लिए गुड्स का एक्सचेंज हो या सर्विसेज का एक्सचेंज हो, हर एक चीज में पैसा जो है वो ही लगता है, मनी जो है वही काम आती है। इन सम केसेज देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी, लेकिन एक प्रॉमिस होता है कि हम आपको दे देंगे। देखो बेटा, हर एक के घर के पास एक किराने वाला होता है, जहाँ पे उनकी एक किताब चलती है भैया कि आप सुबह दूध लेके आगे, वो लिख लेते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप उनको पैसे दे देते हो। ऐसा होता है, हर एक के घर के पास होता है। नहीं तो अगर आप मंथ का नहीं, तो बच्चा गया कुछ लेके आ गया, आपके पास पैसे लिए, भैया मैं आपको बाद में दे दूंगी, आप प्रॉमिस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो कैब से, वहां पे आपका नेट काम नहीं कर रहा, आप पेटीएम यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनका नंबर लेके रख लेते हो कि हम आपको दे देंगे। तो ऐसे केस में भी चाहे आप बाद में दोगे उस पैसे को, लेकिन आपने प्रॉमिस कर दिया कि आप दे दोगे। तो उस सर्विसेज में भी, उस गुड्स के खरीदने में भी मनी इन्वॉल्व है। तो पूरा दिन हमारा मनी के लेन देन से ही चलता है। इन शॉर्ट यही वाली बात है। चलिए, तो अब आता है अहम टॉपिक, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हाउ मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे क्वेश्चन आ जाता है। 3 नंबर में आपको ये एक्सप्लेन करना आ सकता है कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है। हाउ मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इसके बारे में रीजन पढ़ते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आप समझ ही गए हैं बेटा जी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है जब आप कुछ लेन देन करते हैं उसमें मनी काम कर रहा है। अभी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताया, आपकी टी शर्ट टाइट कराने जानी है, आप टेलर के पास जा रहे हो, आप पैसा दोगे।
आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, आप पैसा दोगे, तो चाहे आप गुड्स ले रहे हो या आप सर्विसेज ले रहे हो, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप उनको उनकी फीस दोगे, तो हर एक चीज में मनी इज इन्वॉल्व। तो हैव यू एवर वंडर व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? तो क्या कभी दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि यार मनी ही क्यों, ये इसमें ऐसा क्या है जो हम कुछ भी जाके खरीद सकते हैं, कुछ भी जाके ले सकते हैं? सोचा है कभी? चलिए, तो अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस। देखिए बेटा, शुरू से ऐसा नहीं होता था, शुरू से पैसा नहीं होता था। जब अर्ली ह्यूमंस आए, क्या पैसे लेके आए थे जेब में? नहीं, पहले और तरीके थे गुड्स को एक्सचेंज करने के। उन तरीकों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मनी एक ऐसी चीज है जिसको आप एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं। Everyone prefers to receive payments in money। हर कोई चाहता है यार आओ, अब ये थोड़ी कहेगा आपके पास घर में अगर बहुत सारे टॉफीज पड़ी है, देखो यार आप मार्केट में जाते हो, उनके पास खुले नहीं होते, वो तो आपको टॉफी पकड़ा देते हैं, 2 रुपए 3 रुपए बचते हैं तो, लेकिन क्या आप उन टॉफीज को इकट्ठा करके शॉपकीपर के पास जा सकते हो कि ये 10 टॉफीज है, मुझे एक 10 रुपए का लेस का पैकेट दे दो? नहीं, वो नहीं लेंगे, बिकॉज एवरीवन प्रेफर्स मनी। हर कोई कहता है भैया पैसा लेके आओ और सामान लेके जाओ, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। या आपके घर में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, आप किसी दुकान के पास जाओ, यार ये बहुत सारे कपड़े हम पहनते भी नहीं है, इसको ले लो और इसके बदले मुझे एक फ्रिज दे दो, एक एसी दे दो। ऐसा हो सकता है? नहीं, मनी ही चाहिए होती है। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग दैट दे वांट। तो जो भी आपको चाहिए उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो? सामान ले सकते हो। तो बेसिकली ये एक 2000 रुपए का नोट है, गुलाबी पत्ती है, जिसमें मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मनी होती है ना बेटा जी, वो इशूड होती है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे देश की करेंसी रुपया है, ये सबको लेनी ही पड़ेगी। कभी कोई देखा आप दुकान के पास गए हो कि भैया मेरे को ना एक चॉकलेट दे दो, और आपने 10 रुपीज का नोट निकाला हो और वो कहा ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए? कभी ऐसा कोई मिला है फुलिश बंदा? नहीं ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सरकार ने इशू की हुई है और वो आपको लेनी ही पड़ेगी। वो मना कर ही नहीं सकता कि नहीं नहीं मैं 10 रुपए के बदले नहीं दे सकता, तू ये लेके आ, तू वो लेके आ। नहीं, पैसा सबको चाहिए और पैसा ही है जो रिजर्व बैंक ने कह दिया भैया इसके बदले ही आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करोगे, क्योंकि कोई कियोस्क कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं। हर एक नोट की एक वैल्यू है, हर एक कमोडिटी की एक वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सचेंज कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे ना एक प्लेज लिखा होता है, एक चीज लिखी होती है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो मैंने ये 2000 का नोट आपको दिया और मैंने प्रॉमिस कर दिया, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2000 रुपीज, कि ये अब तुम्हारे हो गए। कमोडिटी की वैल्यू अगर कम होगी तो वो आपको उसका छुट्टा दे देंगे, आपको उसके बचे हुए पैसे दे देंगे। तो दिस इज द थिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको गारंटी कर दिया। हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी तो यहाँ पे लगे हुए हैं, सत्यमेव जयते का साइन है यहाँ पे, गवर्नर ऑफ इंडिया की सिग्नेचर है यहाँ पे, और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ मनी दी हुई है। ठीक है बेटा, तो ये आपके नोट हो गए। अब लेट अस अंडरस्टैंड द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर। पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता इस चैप्टर में जिसने भी ये चैप्टर लिखा है या जो भी कर रहा है उनको ना शू मेकर से बड़ा प्यार है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने शू मेकर के ले रखे हैं। तो चलिए एक केस बढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट। तो बेसिकली एक शू मेकर है, उसको मार्केट में अपने जूते बेचने हैं और उसको गेहूं खरीदनी है, वीट खरीदनी है। The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has to produce for money and then exchange the money for wheat। तो बेसिकली वो क्या करेगा? अब वो जूते जाके मार्केट, अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तब का सिचुएशन बता रही हूँ, वो क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, जूते सेकेंड हैंड बेच देगा और उससे पैसा मिलेगा, फिर उस पैसे से वो गेहूं खरीद लेगा। क्योंकि मनी की प्रेजेंस में आप जूतों को लेके जाके गेहूं की शॉप पे नहीं बोल सकते ये जूते ले लो और मुझे गेहूं दे दो। वो कहेगा इसी जूते से मारूंगा तुमको मैं, क्योंकि मनी है ना, मनी की प्रेजेंस है। मैं उस टाइम की बात कर रही हूं कि मनी की प्रेजेंस है तो कैसे कोई ले लेगा यार जूते। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। वही मैंने कहा ना, कितना मुश्किल हो जाएगा, उसको जगह जगह व्हीट शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा कि क्या आपको जूते चाहिए, क्योंकि मुझे गेहूं चाहिए। अगर उसको जूते नहीं चाहिए होंगे तो वो मना कर देगा। तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता अगर पैसा
बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना होता तो। ठीक है बेटा, तो यहां से प्रूव होता है कि मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्स्टली इट इज इशूड बाय आरबीआई, है ना, ये करेंसी इशू कर दी गई है तो वो तो लेनी ही पड़ेगी यार। तो ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर, वही मैंने आपको बताया अभी, नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट ऑल्सो वांट्स टू बाय द शूज इन एक्सचेंज। तो उसको एक ऐसा वीट शॉपकीपर ढूंढना होगा जिसे उसके जूते चाहिए हो और वो वीट दे सके। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल, टाइम बहुत वेस्ट होगा। That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is show the double coincidence of wants. ये क्या है मैम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ये कहां से आ गया? तो देखिए बेटा, जब हमारे देश में पैसा मनी नहीं थी तो यूज होता था बार्टर सिस्टम। देखिए बेटा, सबसे मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। क्या आज भी बार्टर सिस्टम कहीं पे यूज होता है? देखो होता तो है, आपको मुझे उसका एग्जाम्पल देके बताना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि आज भी एट प्रेजेंट भी बार्टर सिस्टम कहाँ यूज होता है। तो चलिए पहले मैं बता दूंगा बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम के केस में हम कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर अभी यहाँ पे मनी नहीं होती तो शू मेकर को वीट वाले के पास जाना पड़ता, वो अपने जूते देता और वो उसको उसके बदले की वीट देता। लेकिन अगर उसको वीट नहीं चाहिए तो हमें ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते भी चाहिए और वीट भी देनी हो, तो वो कहलाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हाउ वर ट्रांजैक्शंस डन इन ओल्डन डेज। तो पहले होती थी बार्टर सिस्टम, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है गेस मुझसे। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ एनी मनी या एनी यूनिट ऑफ करेंसी। तो बहुत ही डिफिकल्टी होती थी बार्टर सिस्टम को करने में, और ऑल्सो नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। ये है बेटा ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। पेपर में आपको बार्टर सिस्टम एक्सप्लेन करना आ सकता है और इसके ड्रॉबैक्स बताने आ सकते हैं कि क्यों बार्टर सिस्टम नहीं चला, क्या कारण है कि बार्टर सिस्टम को बंद करना पड़ा। तो सबसे पहला कारण तो बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स ही है, और दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू कह सकते हो यार, कि पहली बात तो आपको इसको स्टोर करने में कितना, अब जूते का मैन्युफैक्चरर है वो कितने जूते के पेयर्स रखेगा, क्योंकि हर एक चीज उसको जो बदलनी है वो जूते के बदले ही बदलनी। हर एक इंसान को उसको जूता ही देना है, तभी उसको गेहूं आटा चावल जो भी है वो उसको लेना है जूते के बदले ही। ठीक है, और दूसरा एक पेयर जूते के बदले कितनी गेहूं, आप क्वांटिटी ही नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। तो ये 2-3 ड्रॉबैक्स हैं यार बार्टर सिस्टम के, जो फेस किए जाते थे, जिसकी वजह से हमने यूनिट ऑफ करेंसी को लेके आया। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम के बाद डायरेक्टली मनी आ गई? नहीं, बीच में बहुत सारे लेवल्स थे। तो पहले बेटा बात कर लेते हैं, ये कन्फ्लिक्टिंग है, एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। What a person desires to sell is exactly what other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money is known as double coincidence of wants. इसका एक essential feature है, that is, अगर आपको goods के बदले goods चाहिए तो आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो आपका सामान ले ले और जो आपको मतलब गलत नहीं सोचना है, जो आपका सामान ले ले, आपके गुड्स ले ले और आपको जो उसके पास है लाइक वीट है या राइस है वो दे दे। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल लेके चलूं तो अगर एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है और एक सी पर्सन है, इसके पास शूज है, इसके पास वीट है और इसके पास मिल्क है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। तो अगर शूज वाले को वीट चाहिए लेकिन वीट वाले को मिल्क चाहिए, लेकिन मिल्क वाले को शूज चाहिए, तो कितना हौच पौच हो जाएगा। मिल्क वाले को शूज चाहिए लेकिन शूज वाले को मिल्क नहीं चाहिए, वीट चाहिए। तो ये है डबल कोइंसिडेंस। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम नहीं चला। In contrast, in an economy where money is in use, money be providing the crucial intermediate step eliminates the need of double coincidence of wants. लेकिन
मनी के केस में ऐसा नहीं है ना। मनी में ऐसा थोड़ी है कि मुझे देखना पड़ेगा यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बर्गर खाना है, लेकिन क्या वो मनी ले लेगा? मुझे ये सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। तो एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी, क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे पैसा मिले, राइट? यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ फॉर मनी, आप पढ़ रहे हो टू अर्न मनी इन फ्यूचर। हर कोई जना मेहनत कर रहा है पैसों के लिए ही। तो आप समझ ही जाओ पैसा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली मनी ने एलिमिनेट कर दी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, जो कि था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे मनी को चढ़ने वाली है जवानी, यानी कि जैसे अगर हम अपने बचपन की फोटो उठा के देखें, हम लोगों में भी कितना चेंज आया। मतलब मेरे को तो अपनी 1 साल पुरानी फोटो भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे भी मनी को भी जवानी चढ़ी, मनी के भी जीने के लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, मनी के भी फिजिकली बहुत रूप आए। तो हम इस टॉपिक में उन्हीं रूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, we have seen that money is something that can act as a medium of exchange and transactions। ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है कि ट्रांजैक्शंस को करने के लिए मनी ही यूज होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, अभी कॉइन्स नहीं आए थे, अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। ऑब्जेक्ट्स बोले तो गुड्स। For example, since the very early ages, Indians use grains and cattle। देखो यार, सबसे पहले क्या हुआ था ना, सबसे पहले ग्रेन्स और कैटल का यूज होता था एक्सचेंज करने में, यानी कि गायें भैंसें ले लेके आपको चलनी पड़ती थी एंड देन आपको उसके बदले चीजों को लेन देन करना पड़ता था। फिर आए मेटेलिक कॉइन्स। जब डायनेस्टीज आई, रूलर्स आए हमारे देश में, तो वो अलग अलग कॉइन्स लेके आए, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के। लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि यार ये तो बड़े प्रीशियस मटेरियल्स हैं, हम इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे यूज कर सकते हैं। तो लास्ट सेंचुरी तक तो भैया यही चीजें चल रही थी, इतने सिक्के, और हर एक के ना एरिया में उस पर्सन का जो रूलर होता था उनका ठप्पा लगा होता था उनकी उस कॉइन पे, तो बहुत इजीली एक्सचेंज कर लोगे आप उसी एरिया पे। लेकिन अगर आपको अपने विलेज से बाहर जाना है तो वहां के सिक्कों पे दूसरे राजा की फोटो थी, तो वो एक्सचेंज करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। यानी कि जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है तो करेंसी चेंज करानी पड़ती है, तो वहां पहले लोकली ऐसा होता था, चेंज कराना पड़ता। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी हो तो उसमें भी ऐसा है। तो देखिए इस स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे पहले हम कैटल्स को यूज करते थे, कैटल्स को लेके जाना, आप गाय ले लो, हमें वीट दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर गोल्ड कॉइन्स आए, बहुत महंगे होते थे, खुद ही वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनकी। फिर मेटल कॉइन्स आए, आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आई पेपर मनी, जो आज आपके पास अभी भी है। फिर आपकी आई प्लास्टिक कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड्स। फिर आपकी आई इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो आज आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आप यूज कर रहे हैं, बहुत ही इजी हो चुका है ट्रांजैक्शंस करना। और फिर आ गई आपकी क्रिप्टो करेंसी, और अब तो डिजिटल रुपया भी आने वाला है आरबीआई के द्वारा, जो अभी प्रोसेस में है। तो ये सारे जो है ना, ये एवोल्यूशन ऑफ मनी है, यानी कि फिजिकली पैसा कैरी करना इज नॉट नेसेसरी नाउ। अब जरूरी नहीं है कि आपको जेब में पैसा लेके घूमना पड़ेगा। अब आपके पास अगर फोन है आपका, उसी में सारा पैसा है, उसी में सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है फॉर्म्स ऑफ मनी करेंसी है एंड डिपॉजिट्स प्लस चेक्स है आपके। तो फॉर्म्स ऑफ मनी आपका 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, पूछ सकते हैं कि क्या क्या होते हैं, या 1 मार्कर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो करेंसी में आपके आ गए पेपर नोट्स, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 का, 500 का, 200 का, 2000 का। और आते हैं आपके सिक्के, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए सिक्के आ जाते हैं। फिर आते हैं डिपॉजिट्स एंड चेक्स। देखिए बेटा, डिपॉजिट्स का दूसरा नाम होता है डिमांड डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हम करेंगे इसको भी। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स और चेक्स की बात कर रहे हैं। जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं वो भी तो एक फॉर्म ऑफ मनी है,
वो भी तो आपका पैसा ही है। आपको पता है आपके बैंक में लाख रुपए पड़े हैं, तो आपको ये पता है यार कि हमारा पैसा है वो, राइट। आपके पास जेब में नहीं पड़े, लेकिन आपके बैंक में तो पड़े हैं ना। तो करेंसी, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब क्या है यार कि करेंसी अपने खुद के ही यूज की नहीं है। तो याद करिए वो समय जब रात के 8 बजे पीएम मोदी जी आए और पूरी रात के लिए घरों की बत्तियां जला के चले गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डीमोनेटाइजेशन की। उस रात पता नहीं कितने ऐसे लोग थे जो सोए ही नहीं थे। लाइटें जल रही थी नोट गिनने के लिए, क्योंकि एक ऐलान हो गया था कि ये करेंसी में चेंजेस आ गए थे। तो वो 1000 रुपए का नोट अगर आपको पुराना याद हो, या 500 रुपए का नोट आपको पुराना याद हो, वो उनकी उसी बोलने से वैल्यू उनकी जीरो हो गई थी। कुछ समय दिया गया अपने नोटों को एक्सचेंज कराने का। मुझे अभी भी याद है एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। जो लोग ब्लैक में ले रहे थे, लाइक 2000 का पुराना नोट दे दो लेकिन मैं आपको नए में उसके बदले 1500 दूंगा। तो लोगों ने कमाइयां करनी शुरू कर दी थी। लोगों ने अपने मतलब जिन रिश्तेदारों को पूछते तक नहीं थे उन तक को फोन मिलाया, हाँ जी पहचानिया, हमारा पैसा रख लो जी। तो ऐसे कर करके जो जिनको हम गालियां देते हैं उन रिलेटिव्स को हमने फोन मिलाए, या उन रिलेटिव्स के हमारे पास फोन आए कि भाई हमारा पैसा रख लो, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू जीरो होने वाली थी। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है, जब तक सरकार ने उसको वैलिडेशन दे रखी है तब तक तो उसकी वैल्यू है, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर सरकार ने उस पर हटा दिया इशूड बाय आरबीआई। So unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. तो ना तो हम अब यूज करते हैं सिक्के, सिक्के मतलब गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ना ही हम अब यूज करते हैं ग्रेन्स एंड कैटल्स को, क्योंकि हमारी लाइफ में आ गया है मनी। नाउ व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. तो बेसिकली आरबीआई के पास है मशीन जिसमें छपते हैं नोट ही नोट, और वो नोट इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो वो इलीगल है, वो पैसा जाली है, नकली है, क्योंकि वो आरबीआई के द्वारा नहीं बनाया। बहुत सारे नकली नोट की सर्कुलेशन होती है, ये इंस्टीट्यूशंस दूसरे करते हैं जो मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन वो इलीगल है। वो अगर पता चल जाता है कि यार ये नकली नोट है तो लोग ऐसे ऐसे लाइट में चेक करते हैं ना कि भैया नकली तो नहीं है, क्योंकि वो आरबीआई के द्वारा इशूड नहीं होता है। तो लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रूपी as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. कोई मना नहीं कर सकता, हम नहीं लेंगे रुपया, कोई भी नहीं बोल सकता। No individual in India can legally refuse to make payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. तो रुपी जो है वो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज होता है, हमारी करेंसी है देश की रुपी। नाउ डिपॉजिट्स विद बैंक अदर फॉर्म ऑफ मनी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, और मैंने आपको बताया इसे हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। डिमांड डिपॉजिट जैसे कि नाम कह रहा है कि मनी दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, उसे हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। तो पहली बात तो अब यार एक बात बताओ, आपके पापा को सैलरी मिली 1 लाख रुपए, क्या 1 लाख के 1 लाख आपको घर में रखने चाहिए या रखोगे? सपोज आपका खर्चा है उसमें से 50,000 रुपीज, तो आप रेस्ट ऑफ द 50,000 को जाके बैंक में डिपॉजिट करा दोगे, क्योंकि वहां आपका रुपया, वहां आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको वहां से इंटरेस्ट भी मिलेगा, और जब आपका मन करेगा ऑन डिमांड आप उसको विड्रॉ भी करा सकते हो। तो बेसिकली द अदर फॉर्म ऑफ इन विच पीपल होल्ड मनी
is as deposits with bank. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. तो rest of the currency वो क्या कर देते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं. तो एक्स्ट्रा कैश के साथ क्या कर रहे हैं लोग भाई, दे डिपॉजिटेड विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम. वो जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे और अपने नाम से एक बैंक अकाउंट खोल लेंगे, जहां जाके वो ये जो एक्स्ट्रा मनी है उसको सेव कर सकते हैं. बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. तो यार घर पे पड़ा हुआ वो पैसा वो 50,000 का 50,000 ही रहेगा, लेकिन बैंक में अगर जाएगा तो 1-2% का इंटरेस्ट मिलके वो थोड़ा सा तो बढ़ेगा. इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ. पहली बात तो सेफ है मनी with the banks and it earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw the money. जब भी आप मांगोगे, जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा, बैंक्स आपको पैसा दे देंगे जो आपका पड़ा हुआ है. ठीक है बेटा. तो डिमांड डिपॉजिट, सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो हम उनको बोल रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स. इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन बच्चों. Demand deposits offer another interesting facility. It is this facility which lends it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. क्या हम उसको बस विड्रॉ करा सकते हैं? नहीं यार, आप चेक की फॉर्म में किसी को पैसा दे सकते हो, आप NEFT कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से आप ट्रांसफर कर सकते हो. तो इट इज़ नॉट, आप ATM से निकलवा के आ सकते हो. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी. उसके बहुत सारे फॉर्म्स है ना, डिमांड डिपॉजिट्स में बहुत सारे फॉर्म्स हैं. तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीडियम ऑफ मींस ऑफ पेमेंट अलोंग विद करेंसी. आपको कैब वाले को पैसे देने हैं, आपको उबर वाले को पैसे देने हैं, आई मीन जो पैकेज पहुंचा रहा है उसको देने हैं, खाना ऑर्डर करते हो उसको देने हैं, आपको रिचार्ज करना है, ये सब आपके बैंक के पैसे से, आपके फोन से ही हो जाता है. Constitute money in the modern economy. तो बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी जो हम यूज करते हैं और आज के टाइम पे तो ये काफी यूज होता है. हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे कोई पैसा देने, वैसे तो फीस देते हैं तो ऑनलाइन दे देते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई फीस लेके आया और उसकी फीस 1900 है, वो 2000 का नोट लाया और हमारे पास 100 चेंज नहीं है, तो हम उसको पेटीएम कर देते हैं. ले भाई यार 100 रुपये पेटीएम ले ले, कौन ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा, कैसे खुद लेकर आके आएगा, तो तू पेटीएम ले ले या तू हमें पेटीएम कर दे. तो बहुत आसान हो गया, बहुत ईजी हो गया. You must remember the role that the banks play here. But for the banks, there would be no demand deposits and no payment by checks against these deposits. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. इस टॉपिक के ऊपर मैं एक कंसेप्चुअल वीडियो भी लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ बैंक्स अर्न मनी. जब मैं छोटी थी ना बेटा, मैंने यही सोचती थी, मैं अपनी मम्मी से भी यही पूछती थी कि मम्मा हम बैंक में पैसा सेव कर रहे हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट है यार, वो क्या करते हैं उस पैसे का, वो हमें इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, वो हमें हमारा पैसे को सेव करके रख रहे हैं, सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, तो यार उन्हें क्या मिल रहा है. तो यार उन्हें बहुत कुछ मिलता है, उनकी कमाई है हमारा पैसे से. तो वही हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में कि हाउ बैंक्स अर्न. चलिए उससे पहले मैं आपको बताती हूँ चेक क्या होता है. चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, ऑर्डर दे रहे टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड. तो बेसिकली अभी मैं दिखाती हूँ आपको. चेक होगा, चेक के ऊपर नाम लिखोगे आपको जिसको पैसे देने हैं, अमाउंट लिखोगे, अपने साइन मारोगे, आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाए उस पर्सन के बैंक अकाउंट में जिसका नाम आपने लिखा हुआ है. तो ये रहा एक चेक. ये मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि हम चेक को भरते कैसे. तो हम आज इस चेक को भरने वाले हैं. ठीक है. सपोज आप लोगों ने सोचा यार मैम जबरदस्त पढ़ा रही हैं तो आज हम मैम को पैसे देते हैं, हम खुश करते हैं मैम को. तो आप लिखोगे मेरा नाम रीमा घई. ठीक है, आपने मेरा नाम लिख दिया और आपने मुझे 100 रुपीज देने हैं फॉर एग्जाम्पल. बच्चे लोगों ने यार इतना दे तो बहुत है. तो आपने यहाँ पे लिख देना है बेटा जी 100 रुपीज ओनली. ओनली लगाना है, चाहे आप 1 लाख लिख रहे हो, 1 करोड़ लिख रहे हो, आपको ओनली लगाना है. ठीक है. और फिर आप इसको
इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म भी लिखेंगे और लास्ट में ये जरूर लगाएंगे ताकि कोई भी इसमें एक्स्ट्रा जीरो ना लगा दे, ठीक है। लास्ट में आप इसका साइन लगा देंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर आएगा। बहुत सारे लोगों का चेक में अकाउंट नंबर ऑलरेडी मेंशन होता है, जिसमें नहीं होता वो आप अकाउंट नंबर लिख देंगे अपना, एंड देन आप यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, ठीक है। ये आपका अच्छा डेट जरूर लिखेंगे, जैसे आज 22 है, आपने डेट डाल दी। और अगर आप देखें यहां ऊपर लिखा हुआ है केवल 3 महीने के लिए वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है वो कैश कराया जा सकता है इशू डेट के 3 महीने तक, उसके बाद ये चेक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बच्चा चेक भरते हैं। अब क्या होगा, आपके जो आपने अकाउंट नंबर दिया ये आपने साइन किया, आप मुझे इशू कर रहे हो ना, जो इशू कर रहे हैं वो यहाँ पे साइन करेगा, वो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेगा और मेरे अकाउंट में ये जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम चेक भरते हैं। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ चेक पेमेंट्स आर मेड एंड रिलीज्ड। तो अ शू मेकर, दोबारा से मैंने कहा था ना शू मेकर से बड़ा प्यार है यार इस चैप्टर में। अ शू मेकर मिस्टर सलीम हैज टू मेक अ पेमेंट टू द लेदर सप्लायर एंड राइट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो बेसिकली अभी हमने देखा चेक को, तो हमने यहाँ पे नाम देखा था कि हमने नाम लिख दिया यहाँ पे जी, जो सपोज आपको पारुल को देना है, ठीक है, पारुल को आपको चेक देना है। अब इसको लेदर सप्लायर को चेक देना है, उसका नाम पारुल है। फिर यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया, सपोज उसको 50,000 देने हैं, तो 50,000 ओनली आपने ऐसे लिख दिया। एंड राइट चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, और आपने इसको इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं रुपीज में भी लिख दिया, नंबर्स में भी लिख दिया। देखो हम इसी को भरते हैं यार, ऐसा करते हैं हम इसी को, सलीम के चेक को भरते हैं इस चेक पे। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सलीम ने लेदर सप्लायर को देना है, तो सपोज राम नाम है, चलो आदमी से साउंड करते हैं ना लेदर सप्लायर, तो राम को आपको चेक देना है, मिस्टर राम। आप इसमें कोई कंपनी भी लिख सकते हो, स्कूल को देना है स्कूल का नाम लिख सकते हो, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हो, किसी चीज का भी नाम, साइंस एंड फन का नाम लिख सकते हो। तो रुपीज उसको सपोज देना है 50,000 रुपीज, 50,000 ओनली, ठीक है। फिर यहाँ पे वो लिखेंगे 50,000 इन नंबर्स, 50,000 ओनली। यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन, और डेट आ जाएगी वही 22 नवंबर 2022, और ये चेक आप जाके उनको दे दोगे। क्रॉस चेक करते हैं कि ये जिसका नाम है उसके अकाउंट में अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा ये चेक, ये इसका मतलब होता है। तो चलिए लेट अस, ये हो गया आपका। दिस मीन्स दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट्स हिज बैंक टू पे दिस अमाउंट। तो क्या किया पीछे, प्रेम जी को वादा कर दिया, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि प्रेम जी के अकाउंट में मेरे अकाउंट से, या क्या नाम था, राम जी के अकाउंट में मेरे अकाउंट से क्या ट्रांसफर कर दो, 50,000 रुपए ट्रांसफर। मैंने हम आपके है कौन देख ली, मुझे प्रेम याद आ गया है, ठीक है। द लेदर सप्लायर टेक्स दिस चेक एंड डिपॉजिट इट इन हिज ओन अकाउंट। अभी क्या है, चेक साइन कर दिया और मैंने वो चेक क्या कर दिया, उस सलीम ने वो चेक क्या कर दिया, राम को दे दिया कि ये ले भाई अपने बैंक में जाके डाल दे। वो बैंक में जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल देगा, वहां के बैंक वाले उसकी फोटो स्कैन करेंगे और सलीम के बैंक को भेजेंगे, वो वहां से एक्सेप्ट करेंगे और वहां से बैंक अकाउंट में से वो मनी डिडक्ट करके यहाँ पे राम जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days. तो बेसिकली अगर वर्किंग होगा तो 1-2 दिन में हो ही जाता है, अगर छुट्टी आ जाएगी तो वो डिले हो जाता है। The transaction is complete without any payment of cash. तो यहाँ पे 50,000 रुपये जेब से नहीं निकाले, यहाँ पे एक चेक साइन किया और दे दिया। तो ये भी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन आता है बच्चों का कि चेक बाउंस का मतलब क्या होता है, चेक बाउंस होना क्या होता है। बहुत बार पेरेंट्स से सुना होगा चेक बाउंस हो गया यार, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। पहला रीजन कि आपके अकाउंट में उतना पैसा, लाइक 50,000 उसने बोल दिया कि 50,000 आपको देने हैं,
लेकिन उसके अकाउंट में 45,000 है तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। यहाँ राम जी के अकाउंट से भी कुछ मनी डिडक्ट होगी, बैंक टू बैंक होता है वो 100-200 रुपए, और यहाँ पे सलीम के अकाउंट से भी डिडक्ट होंगे। फिर सिग्नेचर मैच ना होना, ओवर राइटिंग हो जाना, डेट मेंशन करना भूल गए, तो ये सारे अदर कारण होते हैं जिससे आपका चेक जो होता है वो बाउंस हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने मनी की फॉर्म्स, अच्छा यार मनी की फॉर्म्स में आपको पता है प्लास्टिक कार्ड्स भी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप कहीं पे भी जाओ स्वैप करो और आपका पेमेंट हो जाती है। अब बच्चों का सवाल आता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है। डेबिट में आप अगर स्वैप कर रहे हो तो साथ ही साथ आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। क्रेडिट कार्ड मीन्स, मैंने आपको बताया क्रेडिट मतलब प्रॉमिस टू पे लेटर, तो यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगी लेकिन आपको वो बैंक को बाद में देने, उसका बिल आएगा वो आपको बाद में देना। तो अभी आपका वो सामान घर पे आ गया लेकिन आपको उसकी पेमेंट बाद में करनी। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करने जा रहे हैं 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में। क्रेडिट क्या होता है मैंने बताया, फैंसी नेम ऑफ लोन्स, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो a large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other। मैंने आपको बताया ना, हमारे घर में सुबह भी दूध आया है जो, उसके हम पैसे दे के नहीं आए, वो हर महीने के एंड में हम उसको पैसे देते हैं एंड में। तो पहले पूरे महीने हम दूध पीते हैं, उसके बाद हम पैसा देते हैं, तो ये भी एक क्या है, फॉर्म ऑफ मनी ही है, लेकिन हम उसको बाद में देने का वादा कर रहे हैं, ये क्रेडिट है। क्रेडिट या लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods and services in return for the promise of future payment, कि हम बाद में दे देंगे यार, हम देखो दे देंगे, तू अभी तो सामान दे। और वो आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन होते हैं, वो आपको दे भी देते हैं, वो नहीं मांगते, उनको पता है पैसा कहाँ जाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो अगली बार मान लेंगे। ये नहीं है हर एक दुकान के पास पहुंच जाओ, आज मैम ने बोला था कि दे देंगे तो आप पहुंच जाओगे, हमारी मैम ने बोला है कि आप ये सामान दे दो पैसे हम दे देंगे, वो कहीं जूता मार के निकाल दे कि तू मेरे को जानता है या मैं तेरे को जानता हूँ, तू कैसे आ गया। तो ट्रस्ट वर्दी, आप पहले शुरू में उसको कैश में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। अब होता है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो रॉ मटेरियल्स मंगवाती हैं, वो कभी पैसा उस टाइम पे नहीं देती, वो बाद में ही जाता है पैसा, क्योंकि लाखों का लेन देन ऐसे नहीं होता। चलिए, अब ना जो क्रेडिट है वो 2 टाइप के रोल्स प्ले करता है, आपकी ही एनसीईआरटी में इस पे 2 केस स्टडीज बेस्ड है। तो पहला क्या है बेटा, पहले में होता है, मैं आपको बताऊंगी दोनों ही रोल्स ऑब्वियसली पॉजिटिव कैसे प्ले करता है और नेगेटिव कैसे प्ले करता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रोल की बात करेंगे। फिर से वही सलीम जी आ गए हैं, शू मेकर आ गए हैं। तो यहां पे सलीम जी ने लोन लिया एक बड़े ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए और वादा किया कि मैं ये लोन रीपे कर दूंगा। At the end of the month, सलीम is able to deliver the order, make good profit, और उसने बोरो जो किया था अमाउंट वो उसने वापस भी कर दिया। तो यहाँ पे लोन नाम की फैसिलिटी ने सलीम के लिए एक सेवेज की तरह काम किया। आप बहुत सारे बच्चे आगे जाके स्टार्टअप शुरू करेंगे तो कोई अपने पापा से, देखो यार मैंने तो अपने पापा से कभी भी ऐसे पैसे नहीं लिए आफ्टर 12th एटलीस्ट कि आप मुझे दे दो, और मैं हमेशा अगर लेती थी तो रिटर्न करने के वादे से, और कभी कभी तो मैं बोलती थी पापा मैं इंटरेस्ट के साथ दूंगी। और आप इसको ये मत समझना ईगो, ये एक मैच्योरिटी है जो हम में आ जाती है और ये अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोन ले रहे हैं और अगर हम उसको कहीं लगा रहे हैं, हमें पता है हम प्रॉफिट कमाएंगे एक पॉजिटिव सोच के साथ, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव रोल ही प्ले कर रहा है। यहाँ पे शू के ऑर्डर को पूरा करने के लिए इन्होंने पैसा उधार लिया और उस पैसे को इन्होंने यूज किया, अपने ऑर्डर को कंप्लीट किया, पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने वहां पे वापस कर दिया जहां से उन्होंने बोरो किया था। तो ये पॉजिटिव रोल प्ले किया सलीम के लिए, किसने, क्रेडिट ने। तो in the first case, Salim obtains credit to meet the working capital need of production. The credit helps him to meet the ongoing expense of production, complete production on time, and thereby increase his earnings. तो उसको पैसा कमाने में यहाँ पे क्रेडिट ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो इसीलिए यहाँ पे इस सिचुएशन में तो भैया क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी तो दोनों एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो आप ऐसे इंस्टेंस लेके एग्जाम्पल लेके ही करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा टीचर को। कभी कभी आपको बोल देते हैं कि क्रेडिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वंस लाइफ, तो यहाँ पे आप यही लिख सकते हो कि वो बिजनेस में, वो प्रॉफिट कमाने में इसको यूज कर सकते हैं, और आप नेगेटिविटी का भी एक पॉइंट डाल सकते हो।
अब हम बात करेंगे नेगेटिव रोल के बारे में। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये भी आपकी बुक में ही एक केस स्टडी है। स्वप्ना एक औरत है, एक छोटी सी फार्मर है। उसने लोन लिया एक मनी लेंडर से अपने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जो कल्टीवेशन में लगता है। द क्रॉप फेल्ड लास्ट ईयर, और खेती खराब हो गई यार, अनसर्टेनिटी है, तो उसको दोबारा से लोन लेना पड़ा कल्टीवेशन के लिए, लेकिन उसकी अर्निंग उतनी सफिशिएंट नहीं हुई। आपने क्लास 9th में डेट ट्रैप को पढ़ा है। तो डेट ट्रैप को बेसिकली बोला जाता है उधार का जाल जिसमें स्वप्ना फंस जाएगी, क्योंकि एक लोन जो उसने लिया वो उसका ही अभी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका पाई, उसने दूसरा भी ले लिया, तो यहाँ वो तीसरा भी लेगी उसको चुकाने के लिए, तो वो डेट ट्रैप में फंस जाएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट उसके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले कर चुका था। तो इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही अनसर्टेन है। यहाँ पे सीड्स लेने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है। तो देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है यार। अभी क्या होता है, फार्मर लोगों को 3-4 महीने तो चाहिए होते हैं, क्योंकि जब आप बो रहे हो और जब आप हार्वेस्ट करोगे इस ड्यूरेशन में 3-4 महीनों का टाइम होता है। तो वहां पे प्रॉफिट कब आएगा, कब पैसा आएगा, तब हम सीड्स खरीदेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले ही उनको लोन लेना पड़ता है। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड उनको हार्वेस्टिंग के बाद वो लोन पे करना होता है। रीपेमेंट बहुत ही क्रूशियल होती है, डिपेंडेंट होती है उनकी फार्मिंग की इनकम पे। तो पूरा डिपेंड करता है कि वो कैसा उगाएगी, कैसी उगेगी उनकी क्रॉप, कितना प्रॉफिट लेके आएगी वो उनके लिए। तो इन स्वप्ना केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, नेगेटिवली साबित हुआ क्रेडिट स्वप्ना के लिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. बहुत सारे फार्मर्स है सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट एक नेगेटिव रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे कंक्लूजन बताया हुआ है कि एक सिचुएशन में तो क्रेडिट ने भैया अर्निंग्स बढ़ाने में हेल्प किया, एक केस में इन्होंने इसको भैया डेट ट्रैप में डाल दिया। टू रीपे हर लोन उसको अपनी एक जमीन बेचनी पड़ी। तो क्रेडिट यूजफुल है या नहीं है ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में लोन ले रहे हो, कितनी रिस्की सिचुएशन है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ क्रॉप ही रिस्की सिचुएशन है, हो सकता था वो उसके शूज बिकते ही ना, या वो कंप्लीट ना कर पाता ऑर्डर, या उससे गलतियां हो जाती, तो वहां पे भी वो उसके लिए नेगेटिव रोल प्ले कर सकता था, लेकिन उसने मेहनत से काम किया। यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी के कारण कहो या किसी भी रीजन के कारण कहो, इसकी क्रॉप फेल हो गई और जिसकी वजह से डेट ट्रैप में फंस गई। तो अनसर्टेनिटी, रिस्क हर बिजनेस में है, तो यार बिजनेस में रिस्क तो बनता ही है। चलिए अभी तो हमने क्रेडिट को समझ लिया, इसके 2 तरीके समझ लिए, पॉजिटिव रोल समझ लिया, नेगेटिव रोल समझ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हर एक चीज को करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो क्रेडिट को लेने के भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आज आप अपने दोस्त से हाथ डाल के कहते हो अरे यार 10 रुपए दे दे यार, पैटी खाने का बहुत मन कर रहा है, वो आपको दे देगा। कल आप आते हो अरे यार 50 रुपए दे दे यार, आज मुझे मोमोज की प्लेट खानी है, वो एक बार को दे देगा, आपका जिगरी यार है, चड्डी बड्डी है, दे देगा। लेकिन आप तीसरे दिन जाते हो अरे यार 5000 दे दे यार, वो कहेगा, ऐसे कंधे से हाथ हटाएगा, भाई क्या कर रहा है भाई, तू 5000 मुझे वापस कहां से करेगा। जितना भी जिगरी यार हो, पैसा तो पैसा है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया भाई, तू पैसा देगा कैसे, तू कर क्या रहा है, तो भैया मुझे कुछ लिखे में दे, मुझे कुछ गिरवी रखवा, मुझे कुछ दे भैया कि तू इतने टाइम में पे करेगा, आप भी डिमांड करोगे। तो यहाँ पे हम उन्हीं टर्म्स की बात कर रहे हैं जो लोन लेने में रिक्वायर्ड होते हैं। तो एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट rate which the borrowers must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral against law. Collateral का मतलब
मुझे हिंदी थोड़ी सी कम आती है, गिरवी, गिरवी, पता नहीं यार सही है कि नहीं है, हंसना मत, मुझे हिंदी बहुत कम आती है। तो गिरवी रखना, समझ जाओ ना, जो आप सामान गिरवी रखोगे कि भैया इसके बदले अगर मैं ये लोन पे नहीं कर पाया इसको बेच देना, चाहे घर के कागज हो, गाड़ी के कागज हो, कैटल के कागज हो, कुछ भी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, वो आप गिरवी रख देते हो। तो इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल, जो देखो पहली बात तो दो लोग हो गए, एक हो गया आपका लेंडर, लेंडर मतलब क्रेडिट देने वाला, ठीक है, क्रेडिट देने वाला, लोन देने वाला, और बोरोवर, क्रेडिट लेने वाला, ठीक है। तो लेंडर हो गया क्रेडिट देने वाला और आपका बोरोवर हो गया क्रेडिट लेने वाला। तो यहां पे कोलेटरल की बात डिमांड कर सकता है आपका जो लेंडर है। तो कोलेटरल की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गया, लाइफ स्टॉक हो गए, भेड़ बकरियां एंड ऑल, डिपॉजिट विद बैंक्स हो गए, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। तो बेसिकली आप उनको दिलासा दिला रहे हो जब तक हम लोन वापस नहीं करते आप हमारा ये सामान रख लो, वो आपके लोन अमाउंट से ज्यादा होगा ऑब्वियसली। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट। तो वो क्यों लेते हैं यार, आप देखो 50,000 का आप लोन ले रहे हो, आप 10,000 की चीज गिरवी रख दोगे, वो पागल बैठे हैं, वो ले लेंगे? अरे नहीं भैया, वो आपसे 60,000 की चीजें गिरवी रखवाएंगे ताकि उनका इंटरेस्ट भी तो कवर हो, 70,000 की रखवाएंगे। तो आप अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाओगे तो जो भी आपने कोलेटरल रखा है वो उसको बेच देंगे अपने पेमेंट को रिकवर करने के लिए। तो अब बात करते हैं, मोहन गया बैंक के पास होम लोन लेने। बैंक ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में मांगा कि भैया पहले आप इसको सबमिट कराओ तब हम लोन देंगे। तो क्या थे वो डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहला वो क्या मांगेंगे, आपकी सैलरी स्लिप। अब आप कहोगे मैम सैलरी स्लिप, इसका क्या करेंगे? देखो बेटा, मैं ना अपनी एक कहानी बताती हूँ। ये कहानी है 2013-14 की बात है, मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म करी एंड देन ना मैं इस फील्ड में आ गई, पढ़ाने की फील्ड में आ गई। तो मैं ना पहले लाइक होम ट्यूशंस वगैरह लेती थी, तो मैं पैदल बहुत दूर दूर जाती थी क्योंकि तब भैया पापा से पैसे लेने नहीं होते थे, मैंने आपको बताया, और यू नो पॉकेट मनी ऐसा मिलती नहीं थी, तो पैसा बचाने के लिए आई यूज टू वही गो पैदल पैदल। फिर क्या हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा सा शिफ्ट हुए, कमाना लगे, थोड़ा स्टेबल हुए, फिर सोचा यार एक स्कूटी लेते हैं। तो यार 19-20 साल की लड़की थी, स्कूटी लेनी थी और पैसे इतने नहीं थे। स्कूटी थी उस टाइम पे, जुपिटर स्कूटी ली थी मैंने, और वो 60-70,000 50-60,000 की थी, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरे पास 25,000 का अमाउंट पड़ा हुआ था। तो मैं गई स्कूटी खरीदने, अपने भाई को लेके गई, और वहाँ पे ना मैंने उनको बोला कि डाउन पेमेंट होती है कि मैं डाउन पेमेंट 25,000 की कर सकती हूँ, बाकी की आप किस्तें बना दो। और किस्तें बना के वो स्कूटी मुझे 70+ की पड़ गई थी, पर कोई बात नहीं, क्या करती, लेनी थी, अपने पैसे बचाने थे और थोड़ा सा अपने टाइम बचाना था। होम ट्यूशन में तो क्या होता है, टाइम बचाना होता है कि जल्दी जल्दी जो मेरा ट्रैवल में टाइम जा रहा है वो वेस्ट ना हो। तो जब मैं वहां पे गई, उन्होंने कहा आप कितना अर्न करते हो, आपको अपने ऑफिस से लिखवा के लाना है। तो मैंने वहाँ पे अटेस्ट किया अपने अकेडमी का नाम, मैंने उशांग सर से OSR अकेडमी में जब मैंने काम शुरू किया उनसे मैंने सैलरी स्लिप बनवाई कि आप वहाँ पे लिख दो, जस्ट अ फॉर्मेलिटी थी, अपना आधार कार्ड वगैरह डिपॉजिट कराया और उन्होंने मुझे स्कूटी दे दी और उसकी एक चाबी अपने पास रखी, RC अपने पास रखी। तो भैया कल को ये लड़की ब्लैंक चेक्स लिए मुझसे 5 कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो कटेगी, वो इंस्टॉलमेंट्स बनवाई मैंने 2 साल की आई गेस। तो वो इंस्टॉलमेंट्स हर महीने कटी, वो पूरा उन्होंने बैंक की स्टेटमेंट मांगी कि आपके पास इतना कैश है। वो देखेंगे ना यार, सैलरी अगर आपकी है मुश्किल से 2,000 रुपये और आप 2,000 रुपये का ही इंस्टॉलमेंट बनवा रहे हो, आप यार खाओगे क्या और इंस्टॉलमेंट क्या दोगे? तो इस वजह से वो सैलरी स्लिप लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उन्होंने स्कूटी की एक चाबी रख ली, RC रख ली कि कल को अगर ये नहीं दे पाई तो वो आएंगे मेरे घर के बाहर और दूसरी स्कूटी की चाबी लगाएंगे और ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसा होता है, सैलरी स्लिप ले लेंगे, आपसे कोलेटरल मांगेंगे। यहाँ पे तो होम लोन की बात है, तो होम लोन में वो आपके घर के ही कागज रखेंगे। जब तक आपका लोन रीपेड नहीं होगा
तब तक वो आपके घर के कागज आपको नहीं देंगे। आप रहिए, वो आपके ही नाम पे घर है लेकिन कागज उनके पास नहीं। तीसरा, वो ईएमआई की डिटेल्स मांगेंगे, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई बोले तो एक नंबर में आ ना जाए भाई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, तो ये मांगेंगे ये, ठीक है। ईएमआई पूछेंगे, डाउन पेमेंट के बारे में पूछेंगे कि भैया आप कितनी दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ईएमआईज बनेंगी। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में टर्म कितने टाइम में आप रीपे कर देंगे लोन, तो ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती। डॉक्यूमेंट्स में तो आपका सैलरी स्लिप, कोलेटरल, ईएमआई का तो नहीं, यहाँ पे आपका प्रूफ मांग लेंगे, आपका आधार कार्ड वगैरह मांग लेंगे, पैन कार्ड वगैरह मांग लेंगे, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट कि क्या डिसाइड होगा आपका इंटरेस्ट रेट, लाइक आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या कोलेटरल आप देंगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट के भैया वो सारे कहलाएंगे आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट, ईएमआईज के बारे में, कितने दिन में आप रीपे कर देंगे, कोलेटरल आप क्या रखवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स। The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. हर बैंक का हिसाब सेम नहीं होता, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. तो देने वाला कौन है और लेने वाला लोन किस चीज पे ले रहा है, किस, मैंने तो स्कूटी का लिया था, लोग घर का ले रहे हैं, तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट, अलग अलग ईएमआईज, अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट, अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ लोन रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, कोऑपरेटिव्स के बारे में। बैंक्स के अलावा एक और मेजर सोर्स है जो सस्ता क्रेडिट रूरल एरियाज में प्रोवाइड करवाता है, वो है कोऑपरेटिव्स। मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्स, यानी कि अपने रिसोर्सेज को लेके आएंगे, मिलके उसको पूल करेंगे, इकट्ठा करेंगे फॉर कॉपरेशन इन सर्टेन एरियाज। यानी कि मेरे पास कुछ पैसा है, ए पर्सन के पास, बी पर्सन के पास, हमने वो पैसा लगाया और लोन्स देने में, लोगों को छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस देने में हेल्प किया। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर कॉपरेटिव्स, वीवर्स कॉपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव्स एटसेट्रा, जो अपने अपने सेक्शन की डिमांड को फुलफिल करेंगे। कृषक कॉपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नियर सोनपुर। It has 2300 farmers as members. तो ये इन सभी members में easily लोन प्रोवाइड करते हैं और ये members भी अपने पैसे को पूल करते हैं। It accept deposit from farmers. जी हाँ, डिपॉजिटर्स आके यहाँ पे, फार्मर्स यहाँ पे आके अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। By putting these deposits as collateral, it obtain large loan from the bank. और ये फंड्स यूज किए जाते हैं उन्हीं के मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए। Once loan is repaid, the another lending round begins. तो एक बार अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो फिर आप दोबारा लोन ले भी सकते हो। ये नहीं है लाइफ टाइम में बस एक बार लोन मिलेगा, नहीं, आप मेंबर हो, आप इजीली लोन की डिमांड कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे लेवल पे रूरल एरियाज में इसको बनाया गया। ये जैसे ये लाइव एग्जाम्पल है, कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट। यार ऑब्वियसली बात है, फार्मर्स के लिए कर रहे हैं तो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह को लेने के लिए हेल्प करते थे। कल्टीवेशन में, इरिगेशन में, ट्रेडिंग में, फिशरी में, कंस्ट्रक्शन में और भी अलग अलग एक्सपेंसेस में ये लोन प्रोवाइड करते थे। विद अ वैलिड रीजन, यू हैव टू जस्ट टेल कि आपको क्या चाहिए एंड देन दे विल गिव यू लोन। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, सब सॉर्टेड। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। खाली है, हम मरेंगे। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो बेसिकली दो पार्ट्स में हमने क्रेडिट को डिवाइड कर दिया। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल में बेटा जी आपके आ जाते हैं बैंक्स, कोऑपरेटिव्स और इनफॉर्मल में आपके आ जाते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा। जो इनफॉर्मली, उनका काम नहीं है,
लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, वो आपको इनफॉर्मली लोन दे रहे हैं। तो ये होते हैं सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें दो मेजर पार्ट्स हो गए, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल में आ गए आपके बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, या आपके आ गए आपका भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार चड्डी बड्डी एवरीबॉडी। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर के बारे में, यानी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। तो आरबीआई सुपरवाइज करती है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स को, यानी कि क्या बैंक्स हर एक को इक्वली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई गरीब आ रहा है उसको लोन नहीं दिया जा रहा, ऐसा तो नहीं है किसी से इंटरेस्ट रेट कुछ और किसी से कुछ और चार्ज किया जा रहा है। तो ये उस पर नजर रखते हैं। आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। क्या वो अपने पास कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं? देखो बेटा, कैश बैलेंस क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया था कि इसके ऊपर फुल फ्लेज वीडियो आएगी कि बैंक्स कैसे मीडिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बैंक के पास आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो उसका 15% उन्हें अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी दे कैन लेंड टू एनीबॉडी, लेकिन 15% रखना है ताकि कोई भी अगर डिपॉजिटर आ जाए कि हमें हमारा पैसा चाहिए तो आप दे सको। The RBI sees that the banks give loan not just to profit making businesses, बल्कि small budding अभी जो उठने लगे हैं स्टार्टअप बिजनेस है उनको भी ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate। तो बेसिकली इनको सारी की सारा डेटा देना होता है आरबीआई को कि हम किसे कब कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये देखिए ना, अगर आपके पास, आप एक बात बताइए, आप घर में किचन में चाय बनाने के लिए बोला बेटा चाय बना दे, आप जा रहे हो, आपने हेडफोन्स लगाए हुए एंड यू आर जस्ट ग्रूविंग, पत्ती निकाल रहे हो, पत्ती आधी गिर रही है, दूध निकाला पलटते हुए गिर रहा है, और आपकी ना हल्की सी नजर जाती है वहां हिटलर बन के आपकी मम्मी ऐसे देख रही है, बस आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा। आप मतलब अब ऐसे ऐसे करके आप दूध डालोगे, आप आराम से चाय पत्ती डालोगे, आपको कोई नज़र रख रहा है ना, अगर कोई सुपरवाइज कर रहा है आपको, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ जाएगा और आप रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही बैंक्स के ऊपर बिठा दिया आरबीआई को, ताकि उनमें एक डर रहे कि उन्हें वरना तो यार वो प्रॉफिट में ही लगे रहेंगे। प्राइवेट बैंक्स तो स्पेशली उनका काम होगा जितना आ रहा है डिपॉजिट उतना आगे भेज दो, उतना आगे लोन्स पे दे दो ताकि उनको प्रॉफिट हो। तो इसलिए आरबीआई को बिठा दिया। तो आरबीआई टू ऑल द बैंक्स बी लाइक, तेरा बाप मैं हूं। तो आरबीआई बेसिकली हर एक बैंक को यही बोलता है कि तू जो भी कर रहा है ना, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरे को देख रहा हूं भाई। केजीएफ बन गया है हमारा आरबीआई। चलिए, अभी हमने पढ़ लिया फॉर्मल के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बारे में। देखिए, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती, वहां आरबीआई थी, यहां कोई भी नहीं है। दे कैन लेंड वॉट एवर इंटरेस्ट रेट। वो बोले यार अभी पूजा आई तुम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगी, अभी कनिका आई तुम 7% दोगी, अभी राजू आया तो 12 देगा। समझ रहे हो, वो अपने हिसाब से अपने लेवल से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे यार फॉर एग्जाम्पल हमारी अकेडमी में एक फी ब्रोशर छपा हुआ है कि यही फीस है, लेकिन घरों में मैंने स्पेशली देखा है कि कोई 7th का बच्चा आया, लग रहा है यार ये तो मोटे सामी लग रही है, आपके 5 जा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट के। कोई छोटे मोटे घर से दिख रहा है कि यार नहीं यार ये थोड़े पूरे सूरे हैं, उसकी मम्मी ऐसे बात कर रही है, वो 2500 3000, तो ऐसे चेंज करते हैं। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। देखिए, जो बैंक्स होंगे उन्होंने तो भैया अगर आप लोन पे नहीं करोगे वो आपका कोलेटरल जाके बेच देंगे हद मार के, लेकिन यहाँ पे ये लोग आपको धमकियां देंगे, आपको मर्डर करवाने की धमकियां देंगे, आपके घर का सामान उठा के ले जाएंगे, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, कोई कोलेटरल नहीं। तो ये कोई भी प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं। आप पुलिस के पास भी जाओगे, वो कहेंगे क्यों लिया आपने इनसे, क्या ये लीगल है, वो यही बोलेंगे ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स में कई बार फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, 5 से 3 नंबर में आ जाता है। तो बेसिस है सुपरवाइज बाय आरबीआई, और यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं कर रही होती। एक्सटॉर्ट मनी बेसिकली क्या है? एक्सटॉर्ट मतलब
वसूली करना, मैं लिख देती हूं वसूली करना। तो पैसा वसूलना है यहां पे आपको, एक्सटॉर्ट मतलब वसूली करना। तो सम रूल्स एंड बाउंड्रीज टू गेट द मनी बैक, थोड़ी इज्जत होती है, लेकिन यहाँ पे ये कोई भी अनफेयर मीन्स यूज कर सकते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रीजनेबल होता है यार, जो बैंक्स का होता है वो रीजनेबल है, होम लोन पे अलग, कार लोन पे अलग ऑफ कोर्स, लेकिन रीजनेबल होता है। ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं क्योंकि आपसे वो कोई डॉक्यूमेंट्स ले रहे, कोई कोलेटरल नहीं ले रहे। इनका एम होता है पब्लिक वेलफेयर करना और इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए, इन्हीं सभी कारणों की वजह से क्या लगता है आपको, आप होगे तो आप किससे लोन लोगे, फॉर्मल से या इनफॉर्मल से? कमेंट सेक्शन में अभी बताना है भाई, आप किससे लोन लोगे, फॉर्मल से लोगे या इनफॉर्मल सेक्टर से लोगे? देखिए, यही सारे कारण है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा दें। पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या करना चाहिए बैंक्स को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो इनको अपने नेटवर्क्स फैलाने चाहिए, इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम रखना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड मिनिमम रखनी चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होते। कोलेटरल अवॉइड कर सकते हो तो कर दो, ताकि एटलीस्ट वो सेफ तो रहे, वो डेट ट्रैप में तो ना फंसे। This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, small scale industry set up कर सकते हैं, and they could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. भैया सस्ता अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा अपने आप को ग्रो करने में। ठीक है बेटा, तो क्या पता चलता है आपको इस सबसे? The formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. क्यों? ऐसा क्यों है? इनके रिस्ट्रिक्शंस यार, डॉक्यूमेंट्स है, कोलेटरल है, तो जो गरीब बंदा है ना, जो विलेज का बंदा है ना, वो डर जाता है बैंक के पास जाने कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। आप समझ रहे हो? वो डर जाता है, वो कहता है यार नहीं यार, मैं मनी लेंडर से, अपने जमींदार से ले लेता हूँ, अपनी जमीन के मालिक से ले लेता हूँ, दे दूंगा, नौकरी कर लूंगा, नौकर बन जाऊंगा नहीं तो। The remaining credit needs are met from informal sources. Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. So informal sector यार borrowers का कम ख्याल रख के अपने पेट का ज्यादा ख्याल रखते हैं। Thus it is necessary that banks and देखा रीजन आ गए कि क्यों करना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स अपनी लेंडिंग जो है वो रूरल एरियाज तक भी पहुंचाएं, ताकि वहां के लोग डिपेंडेंट ना रहे इनफॉर्मल सेक्टर पे। While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. हर एक ले पाए लोन को। At present, it is the richer households जो रिसीव कर रहे हैं लोन्स को, whereas जो पुअर हैं वो अभी भी इनफॉर्मल पे ही डिपेंड करते हैं। It is important that the formal credit is distributed more equally, ताकि जो गरीब लोग हैं बेसिकली उनको दिलासा दिलाओ यार, उनके पास जाओ, उनको ये आश्वासन दिलाओ कि हम हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए हम हैं। वो डरते हैं, दे आर इलिटरेट, दे डोंट नो अबाउट द फैसिलिटीज। उनके गांव में नेटवर्क ही नहीं है यार फॉर्मल वालों का, तो उनको पता ही नहीं है, तो उनको पता करवाना पड़ेगा, तभी वो फॉर्मल सेक्टर पे शिफ्ट हो पाएंगे इनफॉर्मल से। तो आपके एग्जाम में 5 नंबर की वेटेज लेता हुआ ये टॉपिक आ गया है, SHGs। पूछ लेते हैं क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है जहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, तो बस यही है, 15 से 20 हाउस होल्ड घरेलू औरतों का झुंड है। तो वाई पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो पहली बात तो रूरल एरियाज में बैंक्स की कमी का होना। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट टेकिंग आपका इनफॉर्मल से। कोलेटरल नहीं होती, सबसे बड़ा रीजन।
क्वेश्चन आ गया अगर कि बैंक से होते हुए भी फार्मर्स लोन क्यों नहीं लेते हैं बैंक से, तो कारण ये है कोलेटरल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर इजी लगता है, इनफॉर्मल लेंडर्स पता है, पर्सनली वो जानते होते हैं, तो वो लोन देने को तैयार हो जाते हैं बिना कोलेटरल के भी। तो ये उनको सहारा होता है कि कोई कोलेटरल नहीं देनी है। The borrowers can, if necessary, approach the money lenders even without repaying their earlier loans. तो बेसिकली क्या है, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो और अभी आपने नहीं चुकाया है तो आप दूसरा लोन नहीं ले सकते, लेकिन इनफॉर्मल में आप दूसरा लोन ले सकते, उनको सिर्फ इंटरेस्ट रेट से मतलब है। However, the money lenders charge very high rate of interest, keep no records of the transactions and poor भोले बोरोअर्स को वो टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, उनको बुद्धू बनाया जाता है, उनको कहा जाता है कि नहीं नहीं आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो रूरल एरियाज में एक झुंड आया औरतों का, जिसे हमने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इन recent years, people have tried out some new ways of providing loans to the poor. So the idea is to organize rural poor, in particular women, into small groups basically, जिन्हें कहा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड पूल देयर सेविंग्स। तो क्या करते हैं, क्या होता है इसके अंदर बच्चा पाड़ी, 15 से 20 औरतें अपनी सेविंग से 50 मतलब 25 से 100 रुपया ला के जोड़ती हैं। देखो यार मैं ना इसका एक एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन तुम्हें मम्मी कसम है वो तुम पेपर में नहीं लिखोगे, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा उससे। आप लोगों ने कमेटीज सुना होगा, हम लोग लोकल लेवल में ना कमेटीज करते हैं। 2 टाइप की कमेटी होती है, एक पर्ची वाली होती है, एक बोली वाली होती है। मैं पर्ची वाली की बात कर रही हूँ, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ उनमें क्या होता है। लाइक उसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, सपोज A B C D E, हर एक मेंबर 1000 रुपये ला रहा है हर मंथ, एवरी मंथ लेके आ रहा है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, सपोज जनवरी के मंथ में कितने हो गए, 5000 हो गए। हाँ तो कितने हो गए टोटल यार, जनवरी में 5000 रुपये हो गए। अब बी उठ के आता है, यार मेरी बेटी की शादी है, मुझे लोन चाहिए, ये 5000 चले गए बी के पास। अगले महीने फिर वो लोग मिले फेब में, बी ने भी 1000 रुपये देने हैं, सब 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, दोबारा से 5000 हो गए। अब डी को जरूरत है, उसको दे दिए। आप मेरा मतलब समझ रहे हो, बहुत ईजी हो जाता है। अपने ग्रुप में हम सब एक दूसरे को जानते होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इससे क्या हो रहा है, उसका भी काम चल रहा है, 5000 ही वापस आएंगे उसके, लेकिन रुक रुक। तो ये है सिमिलर टू दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। औरतें अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 25 से 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, और उस कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट में जिसको नीड होगी उसको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इतना ग्रो कर चुके हैं कि बैंक्स आके खुद उन्हें लोन देती है, और वो फिर जिसको भी रिक्वायर्ड होता है, नीडी होता है, वो उसको प्रोवाइड करा देते। तो टिपिकल एसएचजी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 15 से 20 मेंबर्स होते हैं यूजुअली आसपास के नेबरहुड के, सेविंग करते हैं 25 से 100 रुपए, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। लाइक कितना वो कर सकते हैं, उनकी जेब के हिसाब से यार वो सेविंग करते हैं। Members can take small loans from the group itself to meet their needs. जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में लोन ले सकते हैं। Now, if the group has regular savings, it becomes eligible for bank loans. अगर ये चीज कंट्रीब्यूशन की कंसिस्टेंसी से चलती रही तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये वैलिडेट हो जाते हैं बैंक्स की नजरों में कि हाँ ये एसएचजीज एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी उनको लोन देने आ जाते हैं। लोन इज सैंक्शन इन ग्रुप्स नेम, तो पूरे ग्रुप के नाम पे लोन सैंक्शन किया जाएगा बैंक के द्वारा, और इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं पूरे ग्रुप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रियलाइजिंग मॉर्टगेज लैंड, यानी कि जो लैंड आपने गिरवी रखी हुई थी, जब्त कर ली गई थी, उसको छुड़वाने में हेल्प कर सकता है वो पैसा। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपको सीड्स खरीदनी है, फर्टिलाइजर खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, बैम्बू, क्लोथ एटसेट्रा, हाउसिंग मटेरियल्स के लिए, असेट्स के लिए जैसे स्विंग मशीन चाहिए, काम धंधा शुरू करना है, कैटल चाहिए, हैंडलूम चाहिए, तो इसके लिए ये पैसा हेल्प करेगा।
एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज सीरियसली डेल्ट, और ग्रुप के मेंबर्स उसको पनिश करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग, क्योंकि इनके स्ट्रिक्ट लॉज और कंसिस्टेंट लॉज की वजह से बैंक्स जो है वो पुअर वुमेन या पुअर आपके वुमेन, हाँ, इनको लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि दे आर वर्किंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल नहीं होना या टाइमली लोन्स नहीं होना रीजनेबल रेट्स पे, उस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ऑल्सो इट इज अ ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ठीक है, तो इसको हेल्प करती है। नाउ व्हाई आर एसएचजीज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर? पहली बात तो औरतें यार वैसी डरती हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इट इज नॉट ओनली हेल्प विमेन बिकेम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायबल, वो कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो डिस्कस कर सके वैरायटी सोशल इश्यूज पे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, न्यूट्रिशन इश्यू, या क्या यार जैसे औरतें मिलकर गॉसिप्स करती हैं, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म इनको इस एसएचजी में मिलता है। So most of the important decisions regarding the savings and loan activities are taken by the group members. The group decides as regards the loans to be granted, the purpose बताना होगा, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा और किस तरीके से इसकी रीपेमेंट होगी, ये सारी की सारी चीजें बतानी होंगी। Now Grameen Bank of Bangladesh, it's a very successful setup. It is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. बहुत अच्छा स्टेप था बांग्लादेश में। ये स्टार्ट हुआ 1970s में एक स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह। ग्रामीण बैंक 2018 में 9 मिलियन से भी ज़्यादा मेंबर्स को लिए बैठा है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छा था। माइक्रो फाइनेंस के लिए है ये भी। 81,600 विलेजेस यहाँ पे registered है। Almost all of the borrowers are women and belong to the poorest section of the society. The borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities. तो इन्होंने बहुत सस्ते दामों पे लोन प्रोवाइड करना शुरू किया और काफ़ी सारी औरतों ने लोन लिया और काफ़ी सारी औरतें इस लोन को लेके सक्सेसफुल भी हुई। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया इस ग्रामीण बैंक ने। इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to the create the biggest development wonder. तो अगर क्रेडिट, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स पे इन पुअर सेक्शन को लोन पहुंचाए तो ये कहां से कहां पहुंच सकते, ये अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक एंड रिसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज फॉर पीस, ये है वो, और ये है इनका ग्रामीण बैंक का लोगो। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने ये स्टेप उठाया था और ये बहुत फेमस भी हुआ माइक्रो फाइनेंस के लिए, ग्रामीण बैंक। तो बस आइए जल्दी से इस चैप्टर को सम अप करते हैं, खत्म करते हैं इस चैप्टर को। वी स्टडीड द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। देन हमने डिपॉजिटर्स को देखा और हमने लेंडर्स को देखा, बोरोवर्स को देखा। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखा कि भैया क्रेडिट लेने के लिए क्रेडिट के दोनों रोल्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है। करंटली इट इज द रिचर हाउस होल्ड जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं इस क्रेडिट की फैसिलिटी का। एंड इट इज असेंशियल that the total formal sector credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit became less. Now also the poor should get a much greater share. कहा गया कि अगर आप लोन की फैसिलिटी दे रहे हो अमीरों को देके क्या होगा, उससे और अमीर बनेंगे ना आप, गरीबों को तो देश की डेवलपमेंट उसी से होगी। Both these steps are important for development. तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स थे डेवलपमेंट को लेके। इसी के साथ बच्चों आपका मनी एंड क्रेडिट चैप्टर जो है वो पूरा समाप्त होता है। अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा हमारी साइंस एंड फन 9th 10th का।
उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस क्लास की पीपीटी वहाँ पे मिल जाएगी और साथ ही साथ इसके कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मैं डालूंगी जो आप कर सकते हैं और उसको कमेंट्स में डाउट फॉर्म में पूछ सकते हैं। देयर इज नो सच इशू। आपको बस ये देखना है कि आपको जल्दी से इसको रिवाइज कर लेना है और साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी से ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ लेना है। वैसे एनसीईआरटी से सब कुछ मैंने कवर करा दिया है, आप ये वीडियो देख लेंगे आपका सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बस जल्दी से इस चैप्टर को निपटाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।